नमस्कार, आदाब। मैं महाराज शाह आप सबका स्वागत करता हूं आज हमारे इस कार्यक्रम अंतरंग में। और इसमें हम मुलाकात करेंगे हमारे मित्रों से, हमारे जाने माने दोस्तों से, साहित्यकारों से और कल्चरल एक्टिविस्ट से, थिएटर एक्टिविस्ट से। उनसे हम मुलाकात करेंगे इस निशस्त में और उनसे उनके जीवन, उनकी कृति और उनके जो लेखन है उसके बारे में जानेंगे और उनके जीवन के बारे में और उनकी जो रचनाएं हैं रचनाओं के बारे में जानेंगे और जीवन दृष्टिकोण के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ हमारे वादी के जो कि जाने माने कवि है, कहानीकार है और सारे भारतवर्ष में अपनी कविताओं का जो डंका बजा चुके हैं और सब तरीके से लोग उनको मान्यता दे चुके हैं और बहुत ही प्रसिद्धि पा चुके हैं अपनी कविताओं के और कहानियों के माध्यम से। प्रतिष्ठित साहित्यकार महाराज कृष्ण संतोषी हमारे साथ हैं और आइए मिलते हैं महाराज कृष्ण संतोषी जी से। संतोषी जी, आपका स्वागत है महाराज कृष्ण संतोषी हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार। आपका बहुत संतोषी, बहुत शुक्रिया। आपने आपने दोस्ती का मान रखा और मेरे बारे में कुछ कहा जो मुझे लगता है कि आपने मैत्री भाव से ही कहा है। मैंने वही कहा है जो कहना चाहिए। मैं कितना खुश हूं आज, क्योंकि कहाँ तो हम हर दिन एक दूसरे से मुलाकात करते थे, तो कहाँ तो वर्षों बाद हम इस कभी कभी फोन पे बात करते हैं और आज हम यहाँ पे आमने सामने मिल रहे हैं। और ये अंतरंग इसीलिए मैंने नाम रखा है इस प्रोग्राम का, क्योंकि ये वार्ता जो है अंतरंग है। और मन से मैं बात करूंगा और आपसे जानने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आप मन की भाषा ही आप ज़्यादा समझते हो और मन की भाषा ही बोलते हो। आज मुझे पता चला जब आपकी कविताओं को उनका पुनर्वलोकन कर रहा था, तो आप इतने चुप क्यों रहते हैं बाकी मामलों में और कहाँ पे आप मुखर है सबसे ज्यादा, इसका मुझे आज अनुमान हुआ। तो सबसे पहले, पहाड़ ने मान रखा मेरे हौसले का, घाटी की ही बेरहम निकली। पहाड़ ने मान रखा मेरे हौसले का, घाटी ही बेरहम निकली, पेड़ से गिरा दिया मेरा घोंसला। क्या खूब कहा है आपने। मुझे नहीं ये लगता एक है कि यस जी, बताइए। ये एक त्रासदी है हमारे साथ। हम कश्मीर में रहते हुए कभी ये सोच भी नहीं पाए होंगे कि हमें इस तरह से कश्मीर छोड़कर जाना पड़ेगा। और जिन परिस्थितियों में हम कश्मीर से आए वो परिस्थितियां त्रासद थी और उसके कारण जो थे उससे भी अधिक त्रासद थे, अमानवीय थे। इसलिए ये कविता अंश जो आपने हमें सुनाया ये उसी की एक रिफ्लेक्शन है, प्रतिक्रिया है। हमने मन से ये बात कही है कि जिस घाटी को हम अपनी आत्मा समझते थे हमें उसी घाटी से निष्कासित होना पड़ा। इसलिए सबसे बड़ा दुख जो इस समय हमारे साथ है वो है कि हम एक विस्थापन का जीवन जी रहे हैं, एक विस्थापित का जीवन जी रहे हैं और कभी भूलते नहीं है ये। लेकिन फिर भी एक बात मैं कहूंगा कि पहले हम कश्मीर में रहते थे, अब कश्मीर हमारे भीतर रहता है। हम कश्मीर को साथ लाए हैं, कश्मीर की नदियां साथ लाए हैं, कश्मीर की आबोहवा को भी अपने अंदर अनुभव करते हैं। तो ये सारी चीजें माइग्रेशन का हमारा एक भाग है। मुझे लगता है सपने भी हम सिर्फ कश्मीर और घर के देखते हैं रोज। आप मुझे अपने जीवन के बारे में, अपने बचपन के बारे में और जो शुरुआती जिंदगी है उसके बारे में कुछ बताएं, ताकि सारे लोग जो आपको दूर दूर से ही जानते हैं उनको कम से कम आपके जीवन का वो झलक मिल जाए, जो मुझे कुछ कुछ तो मालूम है। मुझे भी सारा कुछ हम्म। मालूम नहीं है, तो आज ऐसा बता दीजिए जो मुझे भी मालूम ना हो। नहीं, कुछ चीजें ऐसी भी है जो मतलब बताना चाहूंगा मैं, और उनमें से एक बात यही है कि शुरू से ही मैं एक लेखक बनने का सपना देखता रहा हूँ। और मतलब जब मैं बचपन से, कॉलेज बचपन में, जी, नहीं कॉलेज से बचपन से पहले भी। नहीं, पहले हाँ से ही मतलब कि जब मैट्रिक पास किया हमने और कॉलेज जी में आए हम, जी। तो
पहले तो मैंने जानबूझकर आर्ट सब्जेक्ट्स चुने, क्योंकि मेरे नंबर भी अच्छे थे, मैं आपके साइंस मुझे सब्जेक्ट्स ले सकता था। आपके मुझे जो नंबर है अभी तक जबानी याद है, आपके नंबर थे 587 मैट्रिक में। सच हाँ, है या झूठ? उन दिनों हाँ, सही सही बात है। 587 नंबर आपके थे। 617 के करीब शायद डॉक्टर पॉल के थे, और मेरे जी जी 515 ही थे। जी जी। तो और ये हम मुझे अच्छी और तरह से। हाँ। और हाँ साइंस बोलिए। सब्जेक्ट्स के लिए हमें कहा गया था वहाँ कॉलेज में कि आप साइंस सब्जेक्ट्स चूज कर लीजिए, लेकिन हाँ हमारे मन ने नहीं माना और हमने आर्ट सब्जेक्ट्स लिए। आर्ट सब्जेक्ट्स में हिंदी और अंग्रेजी, ये मेरे दो प्रिय विषय थे, और मैंने वहीं से जीवनियां पढ़ना शुरू किया, ऑटोबायोग्राफीज पढ़ना शुरू किया। और मुझे जी लगा कि एक लेखक का जो जीवन होता है बहुत ही भव्य होता है। हालांकि मैं यहाँ ये बात कहूँ कि एक रोमांटिसिज्म भी था उन दिनों, लेखक होने का एक रोमांटिसिज्म भी था मेरे भीतर, और उस रोमांटिसिज्म का ही एक असर था कि मैं उसी दिशा में तो उसको किस तरीके से थोड़ा आप थोड़ा बढ़ने लगा। डिफाइन डिफाइन कैसे करेंगे इसको? रोमांटिसिज्म किस प्रकार का था? मतलब ये कि हमारे इर्द गिर्द कवियों और कविताओं की बातें होती थी, या किस प्रकार से आप इसकी ओर प्रेरित होते थे, साहित्य की ओर? नहीं, वो बाद की बात है। पहले तो ये है कि एक लेखक होने का जो रोमांच है वो मुझे ओके। आकर्षित करता था, वो मुझे बहुत ही बांधता था अपने से, और मैं चाहता था कि मुझे भी लोग लेखक कहें। तो उस तरह से कुछ कुछ मैं प्रयास भी करने लगा था कविता के क्षेत्र में। और कॉलेज की पत्रिकाओं में, मतलब खैर एक ही पत्रिका थी वहां जो अनुबल पत्रिका थी, एनुअल एक बार एनुअल उसमें जो, पत्रिका। हाँ, उसमें एक दो कविताएं भी छपी थी, तो उसे हम शुरुआत मान सकते हैं। हालांकि यहाँ एक बात और भी कहना चाहूंगा कि आमतौर पर कहा जाता है कि नाकाम इश्क की वजह से कवि हो जाते हैं लोग, लेकिन ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ। हम्म। मैं तो ये मान के चलता हूँ कि अच्छा ही हुआ कि नाकाम इश्क का रोना लेकर मैं नहीं बैठा, और मैं बेहतर जीवन के बारे में सोचने लगा, बेहतर संसार के बहुत बारे में बहुत सोचने लगा। बहुत बढ़िया, बहुत और बढ़िया। इस और पहली और कविता इस बेहतर पहली कविता पहली कविता कब लिखी आपने? कुछ याद है, स्मरण है? क्योंकि मुझे याद है। कॉलेज कॉलेज के दिनों में ही लिखी होंगी, मतलब जब आप मैगजीन के एडिटर थे तो उसमें जो कविता छपी थी उसका दो तीन बंद तो मुझे याद भी है। क्या कहे क्या क्या न सुनाइए। कहे मन में जो था नहीं, दो ही, यही दो पंक्तियां याद है। क्या कहें क्या न कहें मन हम्म। में जो भाव थे सब अनकहे ही रहे। इस तरह से वो कविता आगे हाँ, बढ़ती है। उन दिनों हम जयशंकर तो प्रसाद के प्रभाव में बहुत ज्यादा थे, और निराला और मैथिली शरण गुप्त ऐसी कविताएं ज्यादा पढ़ते थे, उनकी पढ़ते थे। मतलब सबसे ज्यादा हम पे प्रभाव था, मुझे लगता है कि उस वक्त जो है, क्योंकि कामायनी पढ़ते थे हम, और मुझ पे तो कम से कम उस वक्त क्योंकि वही था प्रभाव। क्योंकि वो हमारे सिलेबस में पोइट्स थे, इसलिए हम वाइट से उनको जब पढ़ते थे, जब हमें वो पढ़ाया जाता था, तो हम बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं, बहुत ही हमारा मन खिल जाता था उन कविताओं को सुनकर या पढ़कर। लेकिन मैं अगर अपने आप को प्रभावित मानूं तो मैं अंग्रेजी के जो रोमांटिक पोइट्स हैं, वर्ड्सवर्थ है, कीट्स है, शैली है, इन इनकी जीवनियां मैंने ज्यादा पढ़ी उन कॉलेज के दिनों में। और कीट्स खास तौर पर, कीट्स में एक जादू है, उस जादू ने मुझे काफी उस तरह से अपने से जोड़ लिया था, बांध लिया था। आपने अंग्रेजी साहित्य में एमए भी किया है, इसी वजह से शायद कि इसमें ज़्यादा आपकी रुचि थी, अंग्रेजी में भी बहुत ज़बरदस्त रुचि थी आपकी। और नहीं, मुझे अच्छा लग आज भी मुझे अच्छा लगता है कंपैरेटिव जी। स्टडीज करना, जैसे हिंदी जी। साहित्य, अंग्रेजी साहित्य। तो इस तरह से चीजों का पता लगता है, और आपको ये पता लगता है कि जो इस भाषा के कवि हैं उनकी संवेदना कैसी है, उनकी सेंसिबिलिटी कैसी है, वो किस तरह से कविताएं लिखते हैं। तो ये सारी चीजें लर्निंग प्रोसेस का एक हिस्सा बन जाती हैं, और आपको अपनी कविता में ये बहुत मदद करती है, बहुत ही आपको ये एक दिशा दे देती है। आपने 1975 से मतलब विधिवत जो है कविताएं लिखना शुरू किया, और आपका पहला संग्रह मेरे ख्याल में 1980 में आपने छापा था। हाँ, इस इस बार बार शायद शायद। से। जी जी। जी। तो उससे पहले जब आप हम
मतलब स्कूल में पढ़ते थे, स्कूल में जी। क्या इस प्रकार के विचार आते थे कि कवि बनूंगा और कविताएं लिखूंगा और कहानियां लिखूंगा? वहां पे क्या सोचते थे आप, ज्यादातर किस बारे में सोचते थे स्कूल में? हाँ, ये बात तो बिल्कुल मुझे कहनी चाहिए। हम्म। ऐसा होता था कि मेरे जो दोस्त थे, कोई ड्रामा करता था, कोई संगीत से जुड़ा था, हाँ, अच्छा। कोई और तरह की मतलब ऐसे सृजनात्मक काम करता था। मुझे लगा था कि मैं तो किसी चीज से तो ऐसे जुड़ा ही नहीं हुआ, ना मैं संगीत से जुड़ा हूँ, ना नाटक से जुड़ा हूँ। और उस तरह से, एक तरह से देखा जाए तो एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स मुझ में आ गया कि अरे मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। ये देखो, ये नाटक के साथ भी जुड़ा है, ये संगीत के साथ भी जुड़ा है, ये गाता भी है, तो मुझे भी कुछ अपनी राह देखनी चाहिए। तो फिर मुझे लगा कि लिखने में एक पॉसिबिलिटी बनती है मेरे लिए। और मैं जब जो मैंने जीवनियां पढ़ी थी, उनसे प्रभावित तो मैं था ही। और मैं बड़ी उन दिनों की मेरी कई रफ कापियां होंगी जिनमें मैंने वो प्रयास किए होंगे। और कविताएं मैं उन दिनों भी भेजने लगा था, बड़ी बड़ी पत्रिकाओं में, धर्मयुग जैसी पत्रिकाओं में। और जैसा होता अच्छा, आया है सबके साथ शुरू मतलब में, मैट्रिक तो मैट्रिक मैट्रिक में ही भेजते थे धर्मयुग में कविताएं? नहीं, अच्छा, कॉलेज के बाद, कॉलेज 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 में कॉलेज में, भेजते कॉलेज के थे। दिनों अच्छा। में। हम्म। दरअसल मैट्रिक में हिंदी में मेरे सबसे अच्छे मार्क्स आ गए थे, तो उसने मुझे इंसेंटिव दिया कि भैया आपकी हिंदी अच्छी है, तो हिंदी को आपके ही अपना आपके माध्यम। और मेरे आपके और मेरे बराबर मार्क्स आए थे, 92 एक, मार्क्स थे आपके। जो हाँ, जो वो मतलब फाइनल में मतलब बीए फाइनल में, और उसमें मैं एक मैट्रिक की प्रॉब्लम भी हो गई थी। अच्छा, आप मैट्रिक में मैं आपके मैट्रिक ज्यादा आए थे? मैट्रिक मैट्रिक मैं मैट्रिक में मैट्रिक की हर बात कर, सब्जेक्ट में मैट्रिक में आपके मेरे, ज्यादा आए थे, आपके हर हाँ, सब्जेक्ट में मेरे ज्यादा ज्यादा आए आए थे। थे। हाँ, तो मैं उस बीमार हो उस गया था। मैं उसमें मतलब पहलगाम में एक्सीडेंट हुआ था, तो 6 महीने 7 महीने स्कूल नहीं जा पाया था। खैर, बात आपकी कर रहे हैं हम। मुझे खैर, बता दीजिए मार्क्स को मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इंसेंटिव मिला था मुझे भाषा के बहुत मतलब प्रति जबरदस्त, की भाषा। बहुत जबरदस्त। हाँ, आप स्कूल के दिनों के, आप अपने जो बेस्ट टीचर्स आपके लगते थे, जिनके साथ आपका, मुझे मालूम है, लेकिन मैं आपसे सुनना चाहता हूँ यहाँ पे, और जिनके आप, मैं एक तरीके से बोलूंगा, आप उनके पुरस्कार थे, मतलब वो आप उनके फैन थे, उनके नाम नहीं, बताइए। दो तीन टीचर्स ऐसे थे, जैसे अंग्रेजी के थे अब्दुल खालिक। अब्दुल हाँ। खालिक बहुत अच्छा अंग्रेजी हाँ, पढ़ाते थे। और वो तो छठी काशीनाथ, क्लास में हमको पता थे। हाँ, सिक्स से पढ़ा थे। बहुत बहुत काशीनाथ बढ़िया। बमरू भी बहुत अच्छा पढ़ा। और फिर एक दर साहब आए थे, जो बमरू साहब के ट्रांसफर होने पर आए थे, वो भी जी। काफी अच्छा पढ़ाते थे। उनको देखकर मैं बहुत ही अच्छा लगा था, क्योंकि मैंने टीचर की लंबी लंबी मूछें नहीं देखी थी, उनको देखकर उनके उसकी लंबी लंबी मूछें थी। मुझे लगता था शायद हाँ। सिपाही लंबी मूछें रखते हैं, लेकिन उन्होंने लंबी लंबी मूछें रखी थी। और मुझे लगा कि नहीं, ये आदमी भी दमखम वाला आदमी है ये। और अंग्रेजी वो पढ़ाता था हमें। तो ये तो उस वक्त तीन चार नाम। अंग्रेजी का कौन सा पॉइंट आपको बहुत जबरदस्त अपील करता था? क्योंकि हमारे सिलेबस में बहुत अच्छे पॉइंट्स थे। हाँ, उन दिनों मतलब खास तौर पर मतलब कीट्स के जो ओड्स हैं, और सिकेलार के एक पोइम थी जो मुझे बहुत ही मतलब प्रिय लगती रही है। तो ये चीजें जी। जो है ना, ये इंस्पायरिंग है। और हम्म। हमेशा मतलब आज भी अगर इनको हम पढ़ें तो ऐसा लगता है कि ये तो ऑल टाइम पोइम्स है। इसमें समय का वो कोई व्यवधान नहीं है। हमारे अंग्रेजी के और एक टीचर थे, बहुत ही बेहतरीन टीचर थे, शायद आप उनको भूल रहे हैं, दीनानाथ मत्तू, जो हमारे प्रिंसिपल, क्या नाम, हेडमास्टर थे, जो हमको हाँ, पढ़ाते थे अंग्रेजी 10th क्लास में। तो वो भी बहुत हाँ, अच्छा पढ़ाते थे। वो बहुत ही अच्छे थे। वो मुझे याद आ रहा है उसका भी, हाँ। क्योंकि मैं एक बार उनके घर भी गया था। तो मुझे अच्छा लगा कि उसने अपने जहाँ वो बैठे थे, अपने पास अंग्रेजी की एक डिक्शनरी रखी थी, साथ में एक हिंदी की डिक्शनरी भी थी, और एक कॉपी भी रखी थी। तो मैंने पूछा था शायद कि ये डिक्शनरीज क्यों रखी है, तो कहा था कि जब मैं पढ़ता हूँ, अगर कोई शब्द नहीं आए तो मैं तुरंत देख लेता हूँ, मैं वेट नहीं करता। तो इस तरह से मुझे लगा कि भाषाएं इसी तरह से सीखी जा सकती है। मतलब यू हैव नॉट टू वेट कि कब इन शब्दों को मैं समझूं, तत्काल ही समझा जाना चाहिए, कम से कम इनके और अर्थ वो को लेकर। लेक्चर वो प्रिपेयर करके आते थे, बहुत जबरदस्त उनका, मतलब क्लास में हाँ, कोई ये बहुत अटेंटिव रहते थे। ये तो स्कूल की बात हुई। उसके बाद हम
कॉलेज आते हैं और कॉलेज में हमें मतलब कॉलेज में गतिविधियां और बढ़ जाती हैं, और कॉलेज की गतिविधियों में आपने साहित्य में कब से रुचि लेना शुरू किया? मतलब वो पहले से ही वहाँ पे आप सक्रिय हो गए या बाद में? और वहाँ पे आपके साहित्य के कौन से सबसे अच्छे टीचर्स थे नहीं, जिनसे आपको प्रेरणा? कॉलेज का जो कॉलेज का समय होता है उसमें आपको थोड़ी सी फ्रीडम भी मिलती है। आप कहाँ जाते हम्म, हैं, किन के साथ मिलते हैं, और उस तरह से उस जिस फ्रीडम को आप महसूस करते हैं उसमें आप कई चीजों को ग्रहण भी करते हैं। जैसे उन दिनों अगर देखा जाए तो एक साम्यवादी विचारधारा का भी बहुत प्रभाव था उन दिनों। तो कुछ हम्म, दोस्तों के बारे में हमने सुना था, खासतौर पे चमनलाल कांटरू, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, ये लोग उस समय बहुत ही एक्टिव थे, तो इनके बारे में हम सुनते थे। और फिर थोड़ा धीरे धीरे हमने जानने लगे कि इनका क्या है, मतलब इनका उद्देश्य क्या है, ये किस लिए इस तरह से संघर्ष कर रहे हैं। तो थोड़ा सा हम भी पढ़ने लगे, जो रूस से छपकर आता था साहित्य की को पढ़ने लगे, और माइकोस्की को पढ़ने लगे। तो इस तरह की किताबें जब हमने पढ़ना शुरू किया तो बहुत ही एक तरह से माना जाए कि हमारी हमारी दिमाग की खिड़की खुल गई। हमें लगा कि क्या जिंदगी का मानूं कुछ मैं, और ही मकसद होता है। क्या मानूं मैं, किताबों से दिमाग की खिड़की खुलती है या अपने हालात से खुलती है जो आसपास के होते हैं? देखिए, आप हर चीज का अनुभव तो नहीं कर सकते, किताबों से भी मदद ले सकते हैं। जैसे जब आपने मदर उपन्यास पढ़ा, तो उस मदर उपन्यास में जो परिस्थितियां थी, जो हालात थे, और वो जो कैरेक्टर था मदर का और पैवेल का, तो वो चीजें लग रही थी कि हमारे इर्द समय में भी, गिर्द है। हमारे आसपास भी तो यही अन्याय हो रहा है। तो उस अन्याय से लड़ने के लिए हमें एक तरह से ऊर्जा आ रही थी, लेकिन हम जहनी तौर पर ज्यादा सचेत नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ रहे थे। जी। तो कितना और प्रभावित रहे आप साम्यवाद से कितना प्रभावित रहे, और आज आपकी क्या धारणा है साम्यवाद के बारे में? नहीं, ऐसा है कि साम्यवादी विचारधारा ने कम से कम जो एक सपना दिया था बेहतर दुनिया का, दुनिया का, जिंदगी का। तो वो बेहतर दुनिया का सपना जो है उसको मैंने संजो कर रखा है। चाहे कम्युनिज्म का जो भी हाल हुआ हो, वो अलग मुद्दा है, लेकिन जो बेहतर दुनिया का सपना है वो मैं आज भी देखता हूं। आज भी मुझे लगता है कि इस दुनिया को बेहतर किया जा सकता है। अब कम्युनिज्म का जो प्रभाव है वो अब कितना रहा, उसके क्या कारण रहे, वो एक अलग बात है। लेकिन मुझे लगता है कि आ, दुनिया में दो वर्ग तो हैं ही कम से कम जो दिख रहे हैं, एक अमीरों का वर्ग, एक गरीबों का वर्ग। अगर हम कम्युनिज्म की भाषा में न भी कहें तब भी यही दिखते हैं, गरीब और अमीर। और हम देख रहे हैं कि गरीबों के साथ, या हम भी तो लोअर मिडिल क्लास के साथ ही जुड़े हैं, हम भी क्या है, मतलब हम भी गरीबों के निकट ही हैं ज्यादा, यही बात हम कह सकते हैं। तो ये मतलब चीजें को लग रहा था कि जैसे हमारे साथ ही ये हो रहा है। तो ऑब्वियसली वो विचारधारा तो उसने हम पर प्रभाव छोड़ना शुरू किया था कॉलेज के समय से ही। लेकिन आज भी मैं अपने आप को उस विचारधारा के प्रति आकर्षित हूँ। हालांकि मोह नहीं है मेरे को, मैं मोह नहीं पालता, लेकिन आकर्षित अभी भी हूँ। हो सकता है आने वाले दिनों में किसी न किसी रूप में फिर से ये मतलब किसी दूसरे फॉर्म में आ जाए, किसी अलग मतलब रूप में हमको दिखे, और दुनिया का जो बेहतर सपना शुरू से ही देखा गया था उसमें ये और भी काम अग्रसर करे। आपका ये तात्पर्य है कहना है कि सामाजिक अन्याय जो है, जो कि किसी कारण से समाज में चलता है, मतलब पीढ़ियों से आ रहा है, चलता हुआ आ रहा है, चाहे फ्यूडलिज्म के रूप में हो, चाहे अब कैपिटलिज्म के रूप में हो, या किसी मतलब सरमाएदारी के रूप में हो। तो चाहे वही कारण है या नहीं है, ये हमको नहीं मालूम है कि इसका कैपिटलिज्म ही कारण है या क्या है, या कौन से कारण हैं। इसकी एनालिसिस तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपका ये मानना ज़रूर है कि ज़िंदगी बेहतर बनाने के जो उपाय हैं वो खोजते रहना चाहिए मतलब लोगों को।
यही कहना चाहते हैं ना आप? बिल्कुल बिल्कुल, हमें स्टैग्नेंट नहीं रहना चाहिए, हमें फिक्स्ड नहीं रहना चाहिए, बल्कि हम एलिवेशन के मतलब एवोल्यूशनरी पाथ पे हमें अग्रसर रहना चाहिए। एवोल्यूशनरी प्रोसेस में हमें सोचना चाहिए, क्योंकि एवोल्यूशनरी प्रोसेस में सोचते हुए हम अ, आने वाले समय को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, और जो हमसे कोताहियां हुई है, गलतियां हुई हैं, उन गलतियों को भी सुधार सकते हैं। ये अगर हम एवोल्यूशनरी पाथ पे रहते हैं तो तभी ये मुमकिन है। अदरवाइज अगर आप फिक्स्ड हैं, उस विशेष विचारधारा का मोह रखते हैं और उसमें किसी तरह की संशोधन की गुंजाइश नहीं रखते, तो फिर आप कट्टर हो जाते हैं, ऑर्थोडॉक्स हो जाते हैं, तो फिर आप जड़ हो जाते हैं, क्योंकि जो चीज एवोल्यूशन में नहीं रहती वो जड़ हो जाती है और अपने आप ही खत्म हो जाती है। इसलिए मैं ये मान के चलता हूँ कि कम्युनिज्म एवोल्यूशन पाथ पे आगे बढ़े तो हमें सबसे ज्यादा उससे, और हमारे बेहतर सपना देखने वाले लोगों को उससे बहुत ही उत्साह मिले। और ये म्यूजिक सा बज रहा है कहाँ से इसमें? और ये म्यूजिक, हाँ, ये बस मैं कर दिया ऑफ। अच्छा। हाँ नहीं मतलब मैं, मेरे कहने का ये हाँ मतलब, श्योर। आप तो बात सही है। मैं, हाँ, सुन रहे हैं आप मुझे? जी। मेरे कहने का ये मतलब है कि हम क्यों इस तरीके जी से जी। सोचते हैं कि कोई कोई इज्म ही इस चीज को ला सकता है और कोई इज्म ही इस चीज को बना सकता है, कोई और मतलब सनातन धर्म नहीं कर सकता है इसको दुरुस्त? पहली बात यह है, आपने एक सनातन धर्म कहा, तो फिर आपने एक फ्रेम कर दिया उसको। मैं कहता हूं कि फ्रेम तोड़कर जब कोई विचार आगे बढ़ता है तो वो फिर एवोल्यूशनरी कम्युनिज्म, विचार बन जाता है। कम्युनिज्म कहना भी तो फ्रेम कर देना है, कम्युनिज्म कहना भी फ्रेम कर देना है, कम्युनिज्म। यस एग्जैक्टली एग्जैक्टली, फ्रेमबद्ध हो जाना, मतलब वो हाँ। मैं चाहता हूं कि हम उस तरह से जड़ ना रहें, हम एक्सेप्ट करें जो कम्युनिज्म से गलतियां हुई है, जो कम्युनिज्म ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर या फिर थेरेटिकल लेवल पर मतलब काफी चीजें मतलब सेटबैक्स लगे हैं, तो हमें उन चीजों को मानना भी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप, ये तो विचारधारा की बातें हैं, तो विचारधारा में मैं बहुत कमजोर हूँ, मुझे नहीं समझ में आती है कोई भी विचारधारा। लेकिन एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप मानवीय संवेदनाओं के बहुत निकट होते हैं हमेशा अपने लेखन में, और कविताएं करते हैं, और जिस प्रकार से कहानियां लिखते हैं उसमें एक व्यंग्य का पुट होता है। हम, लाइन टूट गई हमारी, मतलब संतोषी जी के हाँ फिर नहीं मिल गए। उसमें एक व्यंग्य ओके। का पुट होता है, और उसमें एक तरीके का एक सैटायर होता है। और ये किस प्रकार से आपके मन में ये चीजें आ जाती हैं? किसमें, मतलब कविताओं में? आपके, आपकी कविताओं में है। आप मतलब कविताएं जो है, आप वो विचारधारा से अलग मतलब चीज है, वो आपके जो मन के विचार होते हैं, तो जो सेंटिमेंट्स हैं आपके, उनको आप सीधे न कह के, मतलब वक्रोक्त सहितो काव्यम तो है ही है, लेकिन उसमें ध्वनि भी होती है, उसमें आपके मतलब अनुरणन भी होता है और व्यंजना भी होती है काफी। तो इस तरीके से जो आपकी जो कविताएं होती हैं या कहानियां होती हैं, वो अभिधा अर्थ से बहुत आगे निकलकर लक्षणा और व्यंजना अर्थ के उस पार भी चली जाती हैं, और इस तरीके से आप सैटेरिकल वे में लिखते हैं। और जैसे आप बिंबू में बात करते हैं, और कविता शायद बिंबू की ही भाषा में समझाई जा सकती है। सो इस तरीके से लिखने में आपका ये स्टाइल कैसे ऑरिजिनेट हुआ और कैसे इसको डेवलप किया आपने? ये तो कविताओं में भी है और कहानियों में भी है। हेलो संतोषी जी, फिर से इनका ये कट गया हाँ लग। हाँ, ये मैं कह रहा था, ये क्या नाम, इस पे कॉल आते होंगे आपके फोन पे शायद, तो वो डिस्टर्ब करते हैं। तो कॉल आप अगर दे, बंद कर पाएंगे। देखिए एक बात है कि जो कविता की यात्रा होती है वो यूं समझिए कि एक झरने की यात्रा होती है।
पहले पहल झरने जब बहते हैं उनमें शोर होता है। तो आगे बढ़ते बढ़ते जब और भी धाराएं उसके साथ मिल जाती हैं तो एक गहराई आने लगती है, तो इस गहराई में शोर कम हो जाता है। तो मैं अपने आप को ये मान के चलता हूँ कि जब मैंने शुरू शुरू में कविताएं लिखी तो एक तरह से गर्म मिजाज की कविताएं थी, काफी एक तरह से उनमें यानी आप विप्लव वाली बातें। झरने के रूप में बह रहे थे उस वक्त, है ना? विप्लव विप्लव उसमें मतलब हाँ। इनकलाब विप्लव इस तरह की चीजें आ रही थी। लेकिन मुझे बाद में लगा कि असली चीज जो कविता में आनी चाहिए वो है अस्तित्व परक, एग्जिस्टेंशियल चीजें आनी चाहिए जो हम्म, मतलब मेरी एग्जिस्टेंस के साथ जुड़ी है। और उस एग्जिस्टेंशियल मतलब सोच में जो मेरी कविता का एक फॉर्मेट बना वो इस तरह से बना कि मैं वो जो मैं कविता मुझसे लिखी जाती है उसको मैं बार बार पढ़ता हूँ, हम्म, खुद को पहले ये दिलासा दिलाता हूँ कि ये कविता जैसे आई है क्या उसको वैसे ही रहने दूं या इसमें कुछ बात मैंने कही भी है जो अलग है। और मुझे लगता है कि मुझे अपने प्रति उस तरह से निर्मम रहना चाहिए था जो मैं रहा भी हूँ कुछ हद तक। और बहुत सारी ऐसी कविताएं हैं जो मैंने रद्द स्वयं ही कर दी। लेकिन जब मुझे लगा कि ये कविता बाहर जा सकती है, इस कविता को प्रकाशित किया जा सकता है, तो तभी मैं उसे प्रकाशित करने के लिए इस इस पे मेरे पास पत्रिकाओं में बेचता रहा हूँ। मेरे मेरे मन में दो प्रश्न आते हैं। एक तो ये है कि जो सेल्फ सेंसर है कवि का या रचनाकार का, वो एक आता है, और रचना प्रक्रिया जो है जी वो वो शायद जो स्वाभाविक उसका प्रवाह है, कहीं रुकता तो नहीं है जब जी जी। आप इतना सेंसर करते हैं अपने आप को? मैं एक बात बताऊं कि जो सबसे अच्छी कविताएं हुई हैं वो जी। एफर्टलेसली हुई है, ये ऐसा कवियों ने माना भी है, कवियों ने ऐसा माना है। लेकिन जब आपको कविता का सुधार करना पड़े, और कहते हैं ना कि पोइट्री इज वन नाइन इंस्पायरेशन, नाइन्थ टेंथ परस्पायरेशन। इसका मतलब है कि हम फिर उसमें क्राफ्ट बाकी चीजें वो सारी चीजें देखते हैं। अब हमारे हिंदी में मुक्ति बौद्धिक सबसे बड़े कवि हैं, तो उन्होंने एक पेटी रखी थी, मैंने ऐसा पढ़ा है संस्मरण में एक, उसने एक पेटी रखी थी जिसका नाम था मरम्मत की पेटी। तो जो अच्छा। कविताएं अधूरी वो लिखता था, जो कविताएं उसमें अधूरी रह जाती थी वो उनको वो मरम्मत की पेटी में डाल देता था। डाल। और समय आने पर जब उसे समय मिलता था तो वहां से निकाल कर फिर वो कविताएं वो मतलब जिस तरह से संशोधित होती थी तो वो काम वो इस तरह से कर लेता था। तो पहली बात तो ये है कि मैं ये मान कर चलता हूँ जो प्रक्रिया है लिखने की, कि जब आप कोई चीज लिखते हैं इसको अपने पास रखिए बहुत समय तक, 2-3 महीने कम से कम रखिए। बढ़िया और बढ़िया। कभी कभी और कभी कभी अपने आप को सुनाइए भी वो चीज। क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे पहली ड्राफ्ट में मुझे कविता अच्छी लगती है, दूसरे तीसरे ड्राफ्ट में मुझे लगता है कि नहीं ये चीजें अच्छी नहीं है, और फिर जब और पाठ भी होते रहते हैं तो जो बहुत सारी चीजें हैं वो छूट जाती है। अब ब्यूटी की डेफिनेशन क्या है? रिडक्शन ऑफ एक्सेस। जब आप हम्म, एक्सेस निकाल देते हो तो तब ब्यूटी अपने आप वहां रह वहाँ आ जाती है। तो पहले तो ये निर्ममता होनी चाहिए किसी भी लेखक में, जो कि है भी सभी में। अपने तौर पे वे कविताओं को देखते हैं और उन्हें स्वीकृत भी करते हैं, रद्द भी करते हैं पहले अपनी नजर में। कुछ कविताएं अच्छी नहीं लगती उनको रख देते हैं और बाकी कविताएं वो सामने लाते हैं। तो ये एक रचना प्रक्रिया का हिस्सा ही है। लेकिन वो बात छूट जाती है पीछे, रसात्मकम वाक्यम काव्य। हाँ, नहीं बात तो मतलब देखिए क्या है, ये चीज तो हम नहीं तो मानते कि ये कहीं कविता ये इल्हा कहीं है, हाँ, इल्हाम नहीं है, जैसे कवि खाली इल्हाम नहीं इल्हाम है। नहीं है। हाँ, इल्हाम नहीं है उस तरह से हम हाँ लेकिन एक चीज है कि एक जिसे हम कहते हैं राइपिंग मोमेंट होता है कविता का, जब वो टपकती है। लेकिन उसकी यात्रा बहुत पहले से शुरू हो गई होती है। जैसे एक फल है, ये फल इस बीज। इसके मतलब
इसकी यात्रा बहुत पहले से शुरू हो चुकी होती है, बीज बीज लेकिन के इसका जो प्लकिंग मोमेंट है वो तब होता है जब ये राइप हो जाती है, अपने आप ही गिर जाती है। तो मैंने जैसे कहा कि जो जो सहज कविताएं होती हैं, जो एफर्टलेसली लिखी जाती हैं, वो वही कविताएं होती हैं जिनकी यात्रा दीर्घ होती है, लेकिन जिसके लिए आपने वेट किया है। कविता के लिए इंतजार भी करना पड़ता है। आप जी। अगर इंतजार नहीं करोगे तो कविताएं जो आएंगी वो अच्छी नहीं होंगी। सो कविता का भाव रहे आपके भीतर। जैसे किसी की पंक्ति आपको अच्छी लगी, तो उस वो भीतर आपके भीतर जब गूंजने लगेगी, और उस गूंजने में आपको लगेगा कि अरे, मुझे भी तो एक ऐसी कविता लिखनी चाहिए, या इस तरह वो प्रेरित करेगी आपको कोई मतलब अच्छी कविता लिखने की। तो मैं ये मानता हूँ कि अच्छी कविताएं पढ़कर आदमी को अच्छी कविताएं लिखने की प्रेरणा मिलती ये बहुत खूब कहा आपने। प्रेरणा तो इर्द-गिर्द से भी मिलती है और अच्छे लेखकों से भी मिलती है और अच्छी कविताओं से भी मिलती है। आपने 1980 में पहला इस बार शायद जो है कविता संग्रह प्रकाशित किया, उसके बाद 1993 में किया, यानी कम से कम 13 साल के अंतराल के बाद में। ऐसा क्यों कवियों के साथ, हम लेखकों के साथ क्यों ऐसा हो जाता है कि इतना अंतराल क्यों आ जाता है? एक मैं है। तो कोई छपाया नहीं मैं एक इसका मतलब जवाब इस तरह से दे सकता हूँ कि जो मैं कविताएं लिखता हूँ, मैं जी। चाहता हूँ कि पहले ये विभिन्न पत्रिकाओं में छपे। अच्छा, जब ये अच्छा। विभिन्न पत्रिकाओं में छपती हैं और मेरे पास वो 50-60 कविताएं हो जाती हैं जो विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित हो छप चुकी चुकी होती हैं। हैं, हुँ। तब मुझे लगता है कि अब इन्हें छपाना चाहिए। क्योंकि जब वो दूसरी पत्रिकाओं में छपती है, मैं कोशिश करता हूं कि अच्छी पत्रिकाओं में छपे, और अगर वो उनमें छपती हैं तो मुझे ये एक तरह से एक एहसास होता है, एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि कविताएं कुछ हद तक अच्छी है, क्योंकि अच्छी थी तभी ये इन पत्रिकाओं में छप गई। तो उस तरह से मुझे संग्रह को छापने की प्रेरणा मिलती है। लेकिन मैं कविताएं लिखूं और संग्रह छापूं, ऐसा मुझसे कभी नहीं होता। मैं प्रकाशित कविताओं को जमा करके उनका संग्रह छापता हूँ। प्रकाशित कविताओं को मतलब आप इकट्ठा करके फिर उनका संग्रह छापते हैं। तो आप खुद जी, छापते हैं पहले या क्या क्या होते हैं, प्रक्रिया क्या होती है? छप मतलब आप हमको हमको पब्लिशर मिल जाते हैं क्या? जो पोएट होते हैं, या कितनी दिक्कत होती है, या क्या किस तरीके से आजकल के युग में भी वही हाल है अब क्या जब हम नए-नए थे उस वक़्त भी देखिए, हमको? नहीं देखिए, एक बात है कि आपको संघर्ष तो करना ही पड़ता है इस दिशा में। लेकिन एक छपाने चीज में? है कि आप पब्लिशरों के बारे में बताओगे तो फिर बहुत सी चीजें हैं जो अप्रिय हैं उनके बारे में। जैसे शुरू में ही कहा जाता है कि पब्लिशर, जो बड़े बड़े लेखकों ने भी कहा है कि हमें कोई रॉयल्टी नहीं मिली। तो बड़े बड़े लेखकों का अगर यह हाल है तो हमसे आप क्या मतलब कहलवाना चाहते हैं? आप हम भी तो तो बड़े लेखक उस हैं, तरह से आप कोई किससे बात। कम हैं? ऐसा क्यों बोलते हैं आप? हाँ, आप तो नेशनल पोएट हैं। नहीं बड़े लेखक हैं आप भी। और आप नहीं, कविता मतलब जहाँ तक पर्सनल अनुभव है, तो जब हम कविता संग्रह लेके जाते हैं तो कहते हैं कि हम कविता तो नहीं बिकती है, बिकता तो गद्य है। जब गद्य लेके जाते हैं तो बोलते हैं कि गद्य नहीं बिकता है, कविता बिकती है। मतलब कुछ ना कुछ अड़चन होती है। आप इतने पैसे दे दो, नहीं हम छपाएंगे, फिर इतने कॉपियां नहीं दे नहीं देंगे। आजकल यही छपता है। एक चीज है कि लेखक जैसे तैसे अगर अपना संग्रह छपवाता भी है, लेकिन जो स्थिति है वो ये है कि किताबें जो छपती हैं वो लाइब्रेरीज के लिए छपती हैं, छपती है, पाठकों के लिए नहीं छपती है। नहीं छपती। पाठकों के लिए बहुत कम किताबें रह जाती है। आजकल हिंदी संस्करण ज्यादा से ज्यादा 300-500 का होता है। उसमें से पब्लिशर चाहता है कि जिस जिस तरह से मेरी जो ये किताबें हैं वो लाइब्रेरीज में चली जाएं, और वहां से उनको जो सरकार से पैसा मिलता है या जिस तरह से भी पैसा मिलता है वो उसी में खुश है। लेकिन लेखक की त्रासदी यही है कि जो कविताएं या जो संग्रह आते हैं वो पाठकों के हाथ में तब जाएंगी जब जब रु- जब लोग पढ़ें। आजकल ये कहा जाता है कि कविताएं लोग पढ़ना पसंद नहीं करते, हालांकि मैं ये मानकर चलता हूं कि जो कविताएं हैं शुरू से ही इसका एक वर्ग रहा है, कविताएं जिनको अच्छी लगती है। कविताओं का एक एक हमेशा
छोटा वर्ग ही रहा है जो कविताओं को पसंद करता रहा है, कविता संग्रह पढ़ता रहा है। इसलिए इसमें हमें घबराने वाली बात दिखती नहीं है। लेकिन वो एक तो चीज हर है कि हर विधा के लिए है, हर विधा के ये तो लिए, हर मतलब जो विद्यार्थी। विधा के लिए है, मतलब अब कहानियों के भी गिने चुने ही मतलब होते हैं पाठक, और उपन्यास के तो बिल्कुल ही गिने चुने होते हैं। कविता में भी हाँ, यही प्रॉब्लम है, तो पाठक जुटाना और बहुत फिर मुश्किल हो जाता है। और ये पाठक तो तो मीडिया और पाठक भी। मीडिया की जी वजह से भी है, क्योंकि मीडिया जो है वो पहले तो एंटरटेनमेंट के लिए शायद आदमी कविता पढ़ता था, उसमें साहित्य का रुचि भी होती थी, बहुत ज्यादा रोचक साहित्य वो पढ़ लेते थे। लेकिन आजकल जो सारा साहित्य जो है वो लाइट और कैमरा से लिखा जाता है और वो लोग उसी में नहीं, एंगेज हैं ज्यादा। तब भी तब भी साहित्य के पाठक तो हैं, उसमें कोई बात नहीं, उसमें कोई हाँ दो हाँ, राय नहीं है। इसमें लेकिन दो एक राय चीज नहीं। है कि लेकिन साहित्य को पसंद कितने लोग करते हैं। अब भारत में अगर आप बहुत सारे लोगों को बड़े बड़े साहित्यकारों के बारे में पूछेंगे तो वो कहेंगे कि हमें इसके बारे में तो कुछ पता ही नहीं। तो इसका मतलब है कि जो हमारे बड़े बड़े साहित्यकार हैं उनको भी लोग उस तरह से नहीं जानते। तो आज ये के एक युग तरह में से भी, हम देख। जी जी, आज के युग जी में जी। भी अगर हम अंग्रेजी सिनेमा को ले लेंगे तो उसमें जो है जो अच्छे साहित्यकार छपते हैं उनकी ही कहानियां जो ज्यादा अच्छा सिनेमा बनाती है। मतलब ये तो हमारी विडंबना है यहाँ पे कि, और जितने भी हाँ सीरीज बिल्कुल। हैं वो अच्छे लेखकों के लिखे हुए नॉवेल्स हैं, या फिर उनके अच्छे लिखे हुए स्क्रिप्ट्स हैं। 1993 के बाद बर्फ पर नंगे पाँव आपने 1993 में छपाई, उसके बाद आपने वितस्ता का नहीं, नहीं, उसके उसके बाद बाद मैंने। आपने ये समय कविता का नहीं, ये जी समय जी कविता जी। का नहीं, शीर्षक जो है आपके, ये बहुत ही मतलब, ये समय कविता का नहीं, तो समय कविता का नहीं, इसलिए मैं ये पहले इसकी भूमिका बताया कि समय कविता का अब है क्या। पहली बात यह है कि ये शीर्षक मैंने एक सनक में चुना था, कि एक हाँ हाँ सनक में मुझे लगा कि कविता का युग बीत चला है। और मैंने एक पंक्ति लिखी थी उसमें, इस कविता में, कि शराफत कवि की मौत होती है। तो जो प्रभाव पड़ रहा था मुझ पे, उसमें लग रहा था कि कवि जो है इस समय बेचारगी के आलम में है। उसको आप एक तरह से समाज में उसको उस तरह से सम्मान नहीं मिल रहा है। उस लोग उसकी हालत को देखकर एक तरह का अच्छा भाव नहीं बनाते। तो मैं ये कहना चाहता था उस शीर्षक में कि मतलब ये मेरा प्रोटेस्ट था, मेरी सनक थी, क्या था। लेकिन मुझे लगा कि उस समय जो मेरी सोच थी, अ, ये समय कविता का नहीं। लेकिन मैं उसकी तरदीद करते हो ये कहूंगा कि कविता के लिए हर समय होता है। मैं अब ये मानता हूं कि कविता के लिए हर समय होता है, हर युग होता है। लेकिन एक वो भी ऐसे मेरी एक यात्रा का एक पड़ाव रहा है। यात्रा का हिस्सा है। मतलब ये आपकी बहुत अच्छी, मतलब यही तो साइंटिफिक सोच है कि आप कहीं जो है ना, हम्म, कहीं किसी चीज में अकड़ के नहीं रह जाते हैं, और आप ये मानते हैं कि आदमी को प्रोग्रेसिव आउटलुक के साथ बदलना चाहिए अपने आप को, और जैसे जैसे सोच बदलती है वैसे बदलना चाहिए। और यही शायद जीवन हाँ का फिर। सत्य, और यही शायद साहित्य भी सिखाता है आदमी कि आज आपके अनुभव जो है बदल गए। कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं इसी लकीर पे चलूंगा और यही लकीर अंतिम है। बहुत रास्ते नहीं मैं होते हैं उस जिंदगी गुजारने के। नहीं मैं आपका ऐसा ये कभी। ये आपकी कविताओं में भी झलकता है, हर साहित्य की कहानियों में भी झलकता है। एक कहानी जो बहुत चर्चित रही आपकी, अनफॉर्चुनेटली मुझे शीर्षक नहीं याद आ रहा है, आप मुझे डांटिएगा नहीं। हम और उसका हमारे ईश्वर उसका को तैरना नहीं। ये मतलब हमारे नहीं, ईश्वर को तैरना नहीं आता। जिसमें जिसमें जो जो दो मतलब एक पुलिस वाले की माँ होती है, एक आतंकवादी की माँ होती है, और दोनों माएं अच्छा जो अच्छा, हैं वो बहुत कोक चर्चित रही शीर्षक है थी। उसका। हाँ, कोक कोक शीर्षक है। शीर्षक। बहुत जी ही जी। ब्यूटीफुल कहानी, बहुत ही बढ़िया कहानी आपकी मानी गई है। और उसको हम्म, मतलब बाय एंड लार्ज सारे लोगों ने पसंद किया, और वो एक बहुत बड़ा कमेंट है जो हिंसा है उस पे है। हिंसा किसी भी मायने में, किसी भी सूरत में गलत है, और हिंसा की शुरुआत कहीं से भी हो गई हो, उसका अंत होना चाहिए उसका। ये बहुत जबरदस्त, मतलब ये जरूरी नहीं है कि मैं नारे लगाऊं, और मैं, आपकी बात बहुत सटीक है, और आपने बहुत सटीक तरीके से ये कहानियों में और अपने साहित्य में बातें कही हैं, और आपकी कविताएं उसका प्रमाण है, और आपका साहित्य उसका प्रमाण है।
1996 में ये समय कविता का नहीं है, लेकिन आज का समय कविता का है। और उसके बाद आपने 2005 में वितस्ता का तीसरा किनारा, ये जी आपकी जी, चौथा कविता संग्रह था। काफी काफी और संग्रह है जी। हाँ, क्या बोले आप? ऐस, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो वितसा का तीसरा किनारा है, हम एक पूछने आ, वाला था ये। देखो, हूँ कि इसका शीर्षक जो है, ये आपको जी, अटपटा लग सकता है, लेकिन नहीं नहीं, ये लेकिन तीसरा डायमेंशन किसी भी चीज का हो सकता है। हाँ, बोलिए। हम्म, देखिए, बोलिए। ये मैंने तीसरा किनारा जो शब्द है, मैंने इल्यूजन के लिए क्रिएट किया है कि अच्छा, हम जो जो विस्थापित हुए हैं, और हम कहाँ रह रहे हैं, हम वितस्ता के तीसरे किनारे पे तीसरे रह रहे किनारे पे रह रहे हैं। हैं। वेरी गुड। हाँ, तो हम और रह नहीं रही है, बल्कि हमने इसे अपने जीने का हुनर माना है। हम उस तीसरे किनारे पर रहते हैं, और ये हमने एक हुनर के तौर पर जाना है, और उसको हम उस तरह से लेते हैं। इसलिए मुझे इस शीर्षक में मैंने पैराडॉक्सिकल विरोधाभास में मैंने ये बात कही थी कि वितस्ता का तीसरा किनारा, क्योंकि ये हमारे विस्थापन के साथ जुड़ा है। वितस्ता, जैसा हम सभी पता है कि हमारी संस्कृति का उद्गम रही है, और हम उस संस्कृति से इधर को स्थापित हुए हैं। हमारी संस्कृति के जो स्रोत हैं वहीं रह गए हैं, और हमें अपनी जान बचाने के लिए वहां से निकल आना पड़ा। तो फिर हम जिस इल्यूजन में रहे, वो तीसरे किनारे में मैंने उसको जानना, मतलब पेश कर। हम जिस समावेशी समाज की बात करते थे और जिस समावेशी समाज में यकीन करते थे, उस पे एक बहुत बड़ी चोट हुई। और इस तरीके से आपकी कविताओं में ये चोट जो है नजर आती है हर जगह। कि मतलब आपकी ये पंक्तियां मुझे बहुत मतलब बार बार झकझोर देती है कि पहाड़ ने मान रखा मेरे हौसले का, गाठी ही बहरम निकली पेड़ से गिरा दिया मेरा घोंसला। ये उस समावेशी जो हमारा समाज था, उस पे बहुत बड़ी चोट है जो जिन्होंने की है, उन पे आपने चोट की है। और आपकी कहानियों में ये तड़प जो है और ये उत्पीड़न जो है, ये बार बार झलकता है। ये कविताओं में झलकता है, कहानियों में झलकता है। और ये पीड़ा जो है हम सब विस्थापितों की है, और इसको हम सब मैं विस्थापित जो है मन में लिए बैठे हैं। जी, बोलिए। मैं मैं एक बात कन्फेस करूं कि जब जी, हम कश्मीर में थे, तो मुझे तो जी, कश्मीर के बारे में ज्यादा पता नहीं था, क्योंकि उन दिनों मैं जो किताबें पढ़ता था, वो प्रोग्रेसिव पब्लिशर्स मॉस्को की किताबें थी। उस तरह से मैंने वो कविता भी लिखी है, प्रगति प्रकाशन मॉस्को, और उसमें मैंने वो कन्फेशन अपना दर्ज किया है। तो वो किताबें पढ़ पढ़ कर एक हम एक मतलब एस इंटरनेशनल थॉट के साथ जुड़ गए थे। लेकिन जो हमारे साथ घटा उसके बाद, जब हम जम्मू और अन्य क्षेत्रों में रहने लगे, तो मुझे एक जरूरत महसूस हुई, एक साइकोलॉजिकल नेसेसिटी महसूस हुई कि मुझे तो अपने कश्मीर के बारे में जानना चाहिए था, कश्मीर के इतिहास को पढ़ना चाहिए और बार बार पढ़ना चाहिए, कश्मीर की संस्कृति के बारे में मैक्सिमम जानना चाहिए। तो वहां से मेरी यात्रा शुरू होती है। तो एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि कश्मीर को मैंने जम्मू में रीडिस्कवर किया, कश्मीर को मैंने जम्मू में पाया है। और मुझे आज लगता है जी। कि ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आज मैं विस्थापित जरूर हूँ, लेकिन कश्मीर के साथ गहरे रूप में जुड़ा हूँ। भौगोलिक स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन जो वहाँ मानसिक। की संस्कृति है, वहाँ का जो इतिहास है, और मैं इतिहास की बात करूंगा, तो हमें इतिहास को पढ़ते रहना चाहिए। लेकिन इतिहास पढ़ना मतलब हिंसा करना नहीं है, या बदला लेना नहीं है। लेकिन इतिहास पढ़ने का अर्थ होता है कि हम उन गलतियों को ना रिपीट करें, उनको ना दोहराएं जो कि पास्ट में हुई है। लेकिन हम वी कैन नॉट सेट राइट द पास्ट, हम पास्ट को राइट नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज है कि हम अपने इतिहास बोध में बहुत सारी चीजों को ला सकते हैं। जैसे मैं अगर कश्मीर में था, तो मैंने अल्पसंख्यक पर भी एक कविता लिखी है। तो माइनॉरिटी कॉम्प्लेक्स कैसे होता है, वो हम्म, कॉम्प्लेक्स मैंने उसमें कोशिश की है कि वो इस तरह से आए कि वो कहीं का भी अल्पसंख्यक हो, चाहे
भारत का हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे कहीं का भी हो, वो अल्पसंख्यक भाव उसमें आए। तो मैं इस तरह से कहना चाहता हूं कि ये भी क्या, तो फिर महाराज मैं एक दफा आपको एक सेकंड के लिए सिर्फ रोकूंगा। ये जो अल्पसंख्यक का जो भावना है, ये भी एक धर्म हम्म, आधारित समाज में ही होती है, जिसमें जिसमें धर्म के आधार पर डिवाइड किया गया हो, तो उसमें देखा जाता है कौन सा धर्म का ज्यादा लोग हैं, कौन से धर्म के कम लोग हैं। जहां ये होगा ही नहीं कंसिडरेशन में, और धर्म अपने प्राइवेट बिजनेस रहेगा, तो वहां पे शायद ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी का कंसेप्ट ही नहीं होगा। यही तो नहीं, प्रोग्रेसिव सोच है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि हम जो अल्पसंख्यक खुद को मानते रहे हैं, वो धर्म के आधार पर ही मानते रहे हैं। और तो हाँ, क्योंकि भाषा हम वही बोलते हैं जो और समझाई कश्मीर बताई में जाती है। लोग बोलते हैं। हाँ, तो हमें उस तरह से भाषा के तौर पर तो हम अल्पसंख्यक नहीं है, लेकिन नहीं, धर्म के तौर पे हम अल्पसंख्यक किसी भी समाज का विभाजन, ये हैं। ये जिस हाँ तरीके से, मतलब ये कम्युनिस्ट का ये बहुत बड़ा दोष है इंडिया में, कि उन्होंने जाति जी। और धर्म के आधार पे इस समाज को बटा हुआ देखा। उन्होंने आर्थिक रूप से बटा हुआ नहीं देखा, उन्होंने मतलब उस रूप से सिर्फ ट्रेड यूनियन चलाने के लिए उस तरीके से देखा, इसीलिए फेल हो गया। खैर, ये तो एक टिप्पणी है जो मतलब हम हमारे मन में आ जाती है बार बार, कि ऐसा क्यों हो गया। क्योंकि आप जब तक एक मानवीय समाज की, जब तक आप उससे धर्म और इसके ऊपर जाके बात नहीं करेंगे और इसको इन्वॉल्व नहीं करेंगे सामाजिक रिलेशंस में, जो देखिए, सामाजिक मैं मैं एक चीज मानता हूं कि मैं जी जी, मानवीय रूप से धार्मिक हूं, धार्मिक रूप से मानवीय नहीं हूं। मेरा एटीट्यूड ये है बिल्कुल। कि मैं मानवीय रूप से धार्मिक हूं। मैं पहले मानवता को अपने लिए एक प्रथम यही यही होना सरोकार चाहिए। समझता हूं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल एटीट्यूड होना चाहिए स्टेट का, जो कि नहीं है, इसलिए ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, उसके बाद आपने क्योंकि मेरे पास समय अब थोड़ा रह गया है, और 1 घंटा हम्म, मेरे पास मतलब बहुत कम लगता है मुझे आपसे बात करने का, क्योंकि आप तो एक खजाना हो, एक तो ट्रेजर हो आप। आपके पास अनुभव है, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास भावनाएं हैं, आपके पास कविताएं हैं, आपके पास कहानियां हैं, और आप हमारे बहुत ही परम मित्र हैं, और मेरे दिल के बहुत करीब हैं। तो आपसे बात करते हुए कभी जी नहीं भरेगा। अब मुझे बात, आपने फिर 2005 में वितस्ता का तीसरा किनारा 2005 में, उसके बाद 2014 में जो कि लेटेस्ट आपकी आत्मा की निगरानी, निगरानी में जी जी। यही है उसका शीर्षक। आत्मा की निगरानी में इसका क्या मतलब होता है? क्या आत्मा की निगरानी में मतलब, ये मैं समझ नहीं आया, क्योंकि अब आप जैसे आध्यात्मिक हो गए हैं। अभी तक तो प्रोग्रेसिव थे, सब कुछ उसको हिस्टोरिकल मटेरियल संदर्भ में देखते थे। अब आत्मा की बात कहाँ से आ गई बीच में? नहीं, ऐसा है कि हम जो भी काम करते हैं, वो हम दूसरों को दिखावे के लिए करते हैं, दूसरों के लिए करते हैं, दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं, दूसरों से प्रशंसा पाने के लिए करते हैं। और मुझे लगा कि एक आदमी को पर्सनल लेवल पर पहले ऑनेस्ट होना चाहिए। सोशल ऑनेस्टी दूसरी बात है। पर्सनल लेवल पे जो ऑनेस्टी है, उसके लिए क्या होना चाहिए? उसके लिए ये होना चाहिए कि आप अपने आत्मा की से साथ जुड़े रहे, उस तरह से कि आप उसकी सुपरविजन में रहे। आप मतलब एक तरह से जैसे हम कहते हैं कि जमीर शब्द जब हम इस्तेमाल करते हैं, तो जमीर जो कहता है वही सच्चा माना जाना चाहिए। और हम जमीर को मार कर काम करते हैं। तो मेरा जो आत्मा की निगरानी का जो भाव है, वो भी लगभग ऐसा ही है कि हमें खुद को पहले अपनी आत्मा की निगाह में देखना चाहिए कि मैं ये सही कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। तो इसलिए अच्छा, मैं इस चीज को इस तरह से सामने रखता हूं मतलब ये कि मुझे ये, हाँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए। हाँ, बोलिए बोलिए आप। नहीं, ये मुझे बिल्कुल इस तरीके से लगता है कि जैसे आपने कविताओं के बारे में, अपने साहित्य के बारे में कहा कि आत्मनिरीक्षण करके उसको पहले देख के ही कि ये पब्लिक के लिए कैसा रहेगा, तो उसी तरीके से आदमी क्या अपने आप पे भी सेंसर लगाएगा आत्मा के थ्रू, या स्वाभाविक रहेगा? देखिए, सेंसर एक पॉलिटिकल टर्म है। मैं ये कह रहा हूं कि हम पहले खुद को तो जाने, खुद को तो मतलब खुद के साथ आप तो सोबत करें, बात रखें अपने सामने। जैसे जब मैं कोई कविता लिखता हूं, तो किसको सुनाता हूं? पहले पहले खुद को ही तो सुनाता हूं, पढ़ता हूं उसे। तो जी वो जी पहला श्रोता तो एक तरह से देखा जाए तो मैं ही हूं। तो उस जी। वक्त उस कविता के अच्छे होने में या बुरा होने में पहली
गवाही कौन देता है? मेरी आत्मा दे देती है। और जब हम उस तरह से चीजों को हम सामने लाएंगे तो अच्छी चीजें ही ज्यादातर सामने आएंगी। लेकिन जब हम परवाह नहीं करेंगे, हम यूं समझेंगे कि हमने जो लिखा वही अच्छा है और लोगों को समझ नहीं आ रहा है, तो वो उस तरह से मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं काफी बार अपनी कविताओं के बारे में सोचता हूँ कि क्या ये वाकई अच्छी है, या जिसको मैं सुनाता हूँ कोई बस वैसे ही मेरी तारीफ तो नहीं कर रहा है। तो मैं उस तरह से स्केप्टिकल भी हूँ काफी। मैं उसकी तारीफ को भी नेगेटिव वे में ले लेता हूँ कि कहीं ये तंज तो नहीं कर रहा है मुझ पर। क्योंकि आजकल मुझे लगता है दोस्त वही है जो आपकी रचना को लेकर सही बात करे। प्रशंसा या लाइक करने से मेरे को लगता है कि शायद मुझे तृप्ति नहीं होती। मुझे तृप्ति तब होती है जब कोई मुझे कहे कि ये चीजें शायद नहीं आनी चाहिए थी, या ये चीजें आपने रिपीट किया है, जो भी इस तरह से। वो एक तरह से मुझे लगता है कि मैं अपने आप को फॉर माई सेल्फ, दूसरों के लिए तो नहीं कहूंगा, मैंने अपने आप को आत्मा की निगरानी में ही रखा है। आपका मतलब ये कहने का मतलब बहुत बढ़िया है कि मतलब पहले अपने आप को जानो, फिर दूसरों को जानने की चेष्टा हो सकती है। क्योंकि अनलेस आई नो माई सेल्फ वेल, जब तक मैं खुद नहीं, को नहीं जानता। अपने आप को जानने का मतलब मेरा ये है कि जो आप काम करते हैं, जो आप रचना रचते हैं, उसका औचित्य देखिए, उसको बहुत से दृष्टिकोणों से देखिए। ऐसा नहीं है कि बस आप जो सोचते हैं वही सही है, आप जो लिखते हैं वही सुंदर है। तो ये चीजें एक तरह से अगर आप अपने में आलोचनात्मक दृष्टि रखें तो बहुत सारी ऐसी चीजें भी सुधर जाएंगी जिनको अन्यथा सुधरने की कोई मतलब गुंजाइश नहीं रहती। अब आपके कहानियों पे मैं बात करूंगा। कहानियां आप जी बहुत जबरदस्त लिखते हैं। हमारे ईश्वर को तैरना नहीं आता। जी दो जी चीजें इसमें है, इस टाइटल में है। एक तो आपका ईश्वर कोई अलग ईश्वर है जिसको तैरना नहीं आता है, या ये सब समाज का ईश्वर है जिसको तैरना नहीं आता, और तैरना किस चीज में नहीं आता है, ये हमको हम्म, थोड़ा सा मतलब इसका थोड़ा सा जो आपकी कल्पना में आई है बात, उसको समझाइए, फिर हम कहानियां समझेंगे इस शीर्षक के जी संदर्भ जी में। मैं हाँ देखिए, एक जी। ऐसा है कि मैं पहली बात तो ये है कि जब हम कश्मीर में ये देखते थे कि गड़बड़ हो रही है, सांप्रदायिक गड़बड़ हो रही है, तो उस समय हमें लगता था, या खबरें हमें पढ़ने को मिलती थी कि फला जगह मूर्ति को मंदिर से निकाल कर दरिया में बहा दिया गया, फेंका गया। इस तरह से चीजें घटित होती हो थी बीच जाती। बीच में, जो जो हमें आ, उन दिनों पढ़ने को सुनने को मिलती थी। क्योंकि हम उस सांप्रदायिक द्वेष का हिस्सा भी रहे हैं, हमने वो खुद अनुभव भी किया है। तो वो चीजें मुझे हमेशा से मेरी सबकॉन्शियस में रही है कि अरे, ये कैसा समय है, ये कैसे ईश्वर हैं जिनकी रक्षा हमें ही करनी पड़ रही है, हमें ही इनको मतलब सुरक्षित रखना पड़ता है। ये हमें सुरक्षित नहीं रख पाते, हम इनसे रक्षा की अपेक्षा रखते हैं। ये इसका एक मतलब पहली एक जाविया है, एक जाविया ये। दूसरा ये है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम हमारा ईश्वर जो है इतना इम्पोर्टेंट हो गया है कि वो कुछ नहीं कर पा रहा है हमारे लिए। लेकिन ये कहना क्या सही होगा कि वो सचमुच हो गया है या नहीं हो गया है? बल्कि मैं ये कह रहा हूं कि ये मैं आरोपित कर रहा हूं अपने समाज पर, कि हमारे समाज ने, जहां हम रहते हैं, किस स्थिति में हमें डाल दिया है कि हमारी आस्था भी आस्था नहीं रह पा रही है। हम अपनी आस्था को भी विखंडित होते हुए देख रहे हैं। क्योंकि हम अपने बच्चे से कैसे कहेंगे कि ईश्वर आपकी रक्षा करेगा, जबकि वो देख रहा है कि हम कैसे वहां से निकले और हमारी रक्षा ईश्वर ने नहीं की, बल्कि हमारे अपने कारणों से ही हमारी रक्षा हुई। तो मेरे कहने का मतलब एक आक्रोश था मेरे मन में कि हमारे ईश्वर ये कितने कमजोर ये हैं, कितने ईश्वर निर्जीव ईश्वर हैं। के ईश्वर के प्रति आक्रोश था आपका, कि मतलब असहायता जो अपनी थी, वास्तव में हमको ईश्वर की असहायता लगी।
जी। ऐसा है। जी, जी। क्या? और नहीं, आपको ये लगा कि जो हमारी हम किसी स्थिति के आगे असहाय हो गए किसी ये स्थिति के आगे, तो देखिए, उससे उसकी वजह से। इसको मैं संदर्भ दे देता हूँ। जी, जो मैंने कहानी लिखी है, हमारे ईश्वर को तैरना नहीं आता, उसका जो लास्ट दृश्य है वो ये है कि ट्रक को जम्मू के लिए रवाना होना है, और हुँ, सुबह का वक्त दिया गया है, अर्ली मॉर्निंग में। अच्छा, तो मैं घर से, ठाकुर द्वारे से, एक मूर्ति छिपाकर लिदर दरिया में फेंकने के बहा लिए बहाने के लिए जा जाते। रहा हूं, किसी को बिना बताए। और जब मैं उस मूर्ति को वहां फेंक दिया लिदर दरिया में, तो फिर मैं बार बार चीखने लगता हूँ, मेरे ईश्वर को तैरना नहीं आता, हमारे ईश्वर को तैरना नहीं आता। तो ये मेरा आक्रोश था, मेरा एक तरह से प्रोटेस्ट था गॉड्स के प्रति, ईश्वर के प्रति। और इस आक्रोश का ही कारण था कि ये ऐसा शीर्षक मैंने इसको दिया। अन्यथा मैं कोई दूसरा शीर्षक भी दे सकता था, लेकिन मुझे लगा कि आपके उपयुक्त शीर्षक यही है। जी, जी। आपके आपके बहुत सारे दोस्त जो हैं, वो कश्मीर में भी हैं, और वो उनको क्या कहेंगे आप? हाँ, उनको तो हम, उनकी मैत्री हमें स्वीकार है, और आज भी उनके साथ हम बातें करते हैं। लेकिन एक चीज जो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि उन्हें भी हमारे दर्द को महसूस करना चाहिए। उन्हें भी हमारे बारे में, हमारी खैरियत के बारे में कभी कभी हमें फोन तो कर लेना चाहिए। क्योंकि मुझे लगा कि शायद 30 सालों में शायद ही किसी दोस्त ने हमें उस तरह से फोन किया हो कि आप कैसे हो। तो मुझे लगता है कि मैं मैत्री में विश्वास रखता हूँ, और मैं बेहतर दुनिया में विश्वास रखता हूँ, बेहतर दुनिया का सपना, जैसे मैं शुरू में कहा। मैं बदतर दुनिया में, बिटर वर्ल्ड की बात नहीं करना चाहता, मैं बेटर वर्ल्ड की बात करना चाहता हूँ। लेकिन जो मेरे कश्मीर के दोस्त हैं, मैं चाहूंगा कि वो मैत्री आपको को। नहीं लगता कि जो जो ज़िम्मेदार लोग थे कश्मीर में, वो आतंकवाद पे चुप रहे, और इस कारण जो है वो भी उतने ही दोषी हैं जितने आतंकवादी हैं? देखिए, ये कहना बड़ा मुश्किल है, अब क्योंकि समय अगर, अब समय आ गया है कि उनको इसका विरोध करना चाहिए, उनको ये खत्म करना चाहिए आतंकवाद। देखिए, एक बात है कि किसी चीज को अगर, मतलब, सिविल सोसाइटी अपहोल्ड नहीं करती, तो चीजें खत्म हो जाए। बदलने शुरू हो जाती है। हाँ। हाँ, वही लेकिन सही बात। कश्मीर में सिविल सोसाइटी उस तरह से सामने नहीं आती। उसके क्या कारण है, और क्या वो डरे हुए हैं या क्या है, मतलब मैं ये वो बात नहीं कर सकूंगा। लेकिन किसी भी समाज की जो सिविल सोसाइटी है, वहाँ ये अपेक्षा रखी जाती है कि वो सामने आए और बात। ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए, और ज़िम्मेदार तरीके से हाँ, उनको इस अपने लिए, और सबसे पहले उनको अपने लिए ये माहौल बनाना चाहिए कि हाँ। हालाँकि हालांकि अभी ऐसा, अभी बहुत लगता है अभी सुधार आया है, और लोगों ने मतलब पॉजिटिवली सोचना शुरू कर दिया है, और ये उनके अपने हित में होगा। और हमारी दोस्ती ये हमको बार-बार कहलाती है उनसे, उनको चाहे बुरा लगे, भला लगे, कैसा लगे, कि आप हिंसा को त्याग दो, हिंसा छोड़ दो। तो आप अपने जो आपके बहुत ही हृदय के करीब रहे हों, उनके बारे में कुछ बताइए। दोस्तों के बारे में। दोस्तों के बारे में, टीचर्स के बारे में, कोई भी जो आप जिनसे आप प्रभावित रहे हैं, जल्दी-जल्दी बता दीजिए, 1 मिनट मेरे पास है, जिनसे आप बहुत प्रभावित रहे हैं अपने जीवन में। मैंने आपको आपके दूसरे पक्ष के बारे में कोई बात नहीं की, जो फैमिली का देखो, पक्ष है, लेकिन मैं आपको, पहले क्योंकि वो विषय नहीं था, विषय था कि मैं, पहले मुझे आप आपने जल्दी बता दीजिए। हाँ, बोलिए। पहले आपने टीचर्स के बारे में तो मैं पहले बता ही दिया है। लेकिन मैं जी, जी। डॉक्टर रतुल्लाह शांत के बारे में भी बोलना चाहूंगा। डॉक्टर जी, रतुल्लाह शांत जब अनंतनाग कॉलेज में आए थे, और जी, तो हम उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से बहुत प्रभावित हुए थे। और जी। उनसे पहले जो चंद्रकांत जोशी थे, उनका पढ़ाना मुझे आज भी नहीं भूलता है। वो बहुत ही बढ़िया ढंग से पढ़ाते थे। बड़ा अच्छा, दोस्त तो आप सभी हैं ही, शेखर, अग्निशेखर है, क्षमा है, संजना है, उपेंद्र है।
आप हो, तो आप सभी दोस्त जो हैं हमारे बीच बहसें तो होती रहती हैं और कभी हम दूसरे को बहसों में मात भी देना चाहते हैं, लेकिन संवाद जारी रहता है हमारे सब दोस्तों बीच के में। बीच में। ये सबसे बड़ी बात है। मुझे लगता है कि तर्क से ज्यादा संवाद जारी रहना चाहिए, दोस्तों के बीच भी और दोस्तों और दुश्मनों के बीच भी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया और इस बेबाकी के साथ आपने यहाँ पे सारी अपनी बातें रखी। मन नहीं करता था, मन अभी करता था आपसे बात करने का, क्योंकि बहुत से पहलू जो है वो अनछुए रह गए हैं। फिर भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपको। हाँ, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ओके। आपका भी। मेरा कर्सर कहाँ गया? तो ये थे हमारे कश्मीर के हिंदी साहित्य के साहित्यकार श्री महाराज कृष्ण संतोषी, जिनसे हमारी एक लंबी बातचीत हुई और आपने उनके साथ बातचीत, हम ऐसे ही जो पर्सनैलिटीज़ हैं उनके साथ आपकी बातचीत कराएंगे, आपको मिलवाएंगे उनसे। आशा है आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। इसके बारे में आप हमें जानकारी दे दीजिए, इसको कैसे सुधारा जाएगा उसके बारे में भी हमें आप लिख दीजिए। और यही प्रोग्राम जो है हमारी जो स्ट्रीमिंग चैनल है INF की जो यूट्यूब चैनल है, उसका हम यहाँ पे पूरा URL दे देंगे और उस पर आप दोबारा देख सकते हैं, और फेसबुक पर भी। हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, आदाब।